Hello everyone, welcome back to my channel Medicos Learn and Grow Up. Today's topic pathogenesis of edema. It is important topic as an exam point of view और as a medical student आपको पता होना चाहिए कि edema की pathogenesis क्या है, mechanism by which edema ये cause कैसे हो रहा है वो पता होना चाहिए। के पहले की वीडियो में हमने एडिमा का डेफिनेशन डिस्कस कर लिया है। आज शॉर्ट में देख लेते हैं कि एडिमा का डेफिनेशन क्या है। एडिमा इज डिफाइंड एज अ एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फ्री फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेस। तो एडिमा क्या है, एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव एक्यूमुलेशन हो जाता है फ्लूइड का, किसमें, इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेस में। जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है बिटवीन द सेल्स, स्पेस प्रेजेंट होता है जो क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। इसमें क्या एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को एडिमा बोलते हैं। एडिमा दो टाइप के हो सकते हैं, पिटिंग एडिमा एंड नॉन पिटिंग एडिमा। पिटिंग एडिमा, पिटिंग इज प्रोड्यूस ऑन द प्रेशर, मीन्स पिटिंग मीन्स डिप्रेशन प्रोड्यूस होता है ऑन द प्रेशर। नॉन पिटिंग और सॉलिड एडिमा भी इसे बोलते हैं। नो पिटिंग इज प्रोड्यूस ऑन द प्रेशर, जब प्रेशर करेंगे तो कोई भी पिटिंग डिप्रेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, उसे क्या बोलेंगे, नॉन पिटिंग एडिमा। एडिमा इज टू टाइप, लोकलाइज्ड एडिमा हो सकती है और जनरलाइज्ड एडिमा। लोकलाइज्ड एडिमा लिमिटेड टू एन ऑर्गन, एग्जांपल पल्मोनरी एडिमा, सेरिब्रल एडिमा। पल्मोनरी एडिमा सिर्फ एडिमा कहाँ कॉज होगी, पल्मोनरी में कॉज होगी, सेरिब्रल एडिमा में सेरिब्रल में। और जनरलाइज्ड एडिमा जो कि सिस्टमेटिक इन डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि रीनल एडिमा जिसका डिस्ट्रीब्यूशन पूरे बॉडी में रहेगा, उस जो एडिमा पूरे बॉडी में कॉज करेगी, बहुत सारे पार्ट्स में कॉज करेगी। कार्डियक एडिमा जो कि ये भी क्या उसकी होती है, जनरलाइज्ड एडिमा होती है, सिस्टमेटिक इन डिस्ट्रीब्यूशन होती है। डिपेंडिंग अपॉन द फ्लूइड कंपोजिशन, एडिमा दो टाइप की होती है, ट्रांसुडेट एंड एक्सक्यूडेट। डिपेंडिंग अपॉन द फ्लूइड कंपोजिशन, जो इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है, जो फ्लूइड है उसका कंपोजिशन के बेस ऑफ ट्रांसुडेंट एंड एक्सक्यूडेट में डिवाइड होती है। ट्रांसुडेंट जो रहता है वो वाटरी होता है और उसमें लो प्रोटीन होती है, और एक्सक्यूडेट में वो प्रोटीन रिच होता है और सेल रिच होता है, उसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसीज भी होती है एक्सक्यूडेट में। देन पैथोजेनेसिस ऑफ एडिमा, इट इज़, ये क्या एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट तो एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिमा, तो प्राइमरी फैक्टर्स होते हैं एंड सेकेंडरी फैक्टर्स होते हैं। प्राइमरी फैक्टर कौन कौन से हैं, इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी। फर्स्ट है इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी। व्हेन द कैपिलरी परमिएबिलिटी इंक्रीजेस देन इट कॉजेज एडिमा। तो ये कैसे होता है उसको फर्स्ट डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। व्हेन द कैपिलरी एंडोथेलियम इज इंजर्ड बाय वेरियस एजेंट्स सच एज द टॉक्सिन्स, हिस्टामिन्स, एनॉक्सिया, सर्टेन ड्रग्स एंड केमिकल्स। अगर ये सब की वजह से, कोई सर्टेन एजेंट्स की वजह से अगर एंडोथेलियल जो कैपिलरी का एंडोथेलियम वो इंजर्ड हो जाए तो इससे क्या होएगी, इट्स परमिएबिलिटी टू प्लाज्मा प्रोटीन इज इंक्रीजेस ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ गैप्स बिटवीन द एंडोथेलियल सेल्स। तो फर्स्ट इसमें क्या है कि ये जो नॉर्मल कैपिलरी है, किसी भी एजेंट्स की वजह से, जैसे कि वो एजेंट्स टॉक्सिन्स भी हो सकते हैं, हिस्टामिन्स हो सकते हैं, एनेक्सिया, सर्टेन ड्रग्स एंड केमिकल, जिसकी वजह से क्या हुई, कैपिलरी का जो एंडोथेलियम है उसकी इंजरी हो गई, यहाँ पे इंजरी कॉज हो गई बिकॉज ऑफ द ये टॉक्सिन्स, हिस्टामिन्स एक्सेट्रा, ये सब की वजह से। तो इससे क्या होएगा, इट्स परमिएबिलिटी टू प्लाज्मा प्रोटीन इज इंक्रीजेस ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ गैप बिटवीन द एंडोथेलियल सेल। यहाँ पे इंजरी कॉज हुई तो यहाँ पे क्या हो गया, एंडोथेलियल सेल्स, ये जो एंडोथेलियल सेल्स है इनके बीच का गैप फॉर्म हो जाएगा और इस गैप से लीकेज ऑफ प्लाज्मा हो जाएगा, प्लाज्मा का लीकेज होएगा और यहाँ पे क्या, प्लाज्मा प्रोटीन के लिए परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज यहाँ पे गैप फॉर्म हो गया। प्लाज्मा प्रोटीन होता है वो ईजिली क्या होता है, यहाँ से एक्सक्यूडेट हो जाता है फ्रॉम द कैपिलरी टू इंटरस्टिशियम में आ जाता है, और जिसकी वजह से क्या होगी, कॉजिंग लीकेज ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। एंडोथेलियल सेल्स के बीच में गैप फॉर्म हुआ, लीकेज ऑफ प्लाज्मा हुआ, प्लाज्मा का लीकेज हुआ तो क्या होगा, डिक्रीज इन प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर। प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर ये जो होते हैं वो डिपेंड होते हैं किस पे, प्रोटीन्स पे। अगर प्रोटीन डिक्रीज हुआ तो प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर भी डिक्रीज हो जाता है। और प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर का वर्क क्या होता है, जो प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर होते हैं वो ड्रॉ करते फ्लूइड को ड्रॉ करते बैक इनटू द कैपिलरी एंड ट्राइज कीप फ्लूइड इन द कैपिलरी। जो कि कैपिलरी फ्लूइड, जो फ्लूइड्स है, ये फ्लूइड दैट इज प्लाज्मा, उसको कैपिलरी में क्या ट्राई करते कि वो कैपिलरी में ही रहे, फ्लूइड इन द कैपिलरी, और जो भी फ्लूइड्स रहते हैं उसको ड्रॉ करते बैक इनटू द कैपिलरी में रीएब्जॉर्ब करते फ्लूइड को क्या करते हैं, रीएब्जॉर्ब करने का वर्क करते हैं। और ये करने का वर्क क्या करती है, प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर करती है। अगर प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर या प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो गया तो उससे क्या होएगी, एडिमा कॉज हो जाएगी बिकॉज वो फ्लूइड को रीएब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। जैसे कि किस केस में हो सकता है, फॉर जैसे कि सिस्टमेटिक इन्फेक्शन, क्या किस चीज़ों में हो सकता है, सिस्टमेटिक इन्फेक्शंस में, पॉइजनिंग, एलर्जिक रिएक्शन, इरिटेंट ड्रग्स एक्सेट्रा, ये सब की वजह से क्या हो
सकती है, इंक्रीज़ इन कैपिलरी परमिएबिलिटी, कैपिलरी के एंडोथेलियम को इंजरी कॉज हो सकती है। इंजरी कॉज हुई तो इसके वजह से क्या होएगा, एंडोथेलियल सेल्स के बीच में गैप फॉर्म होएगा, गैप फॉर्म होएगा तो लीकेज ऑफ प्लाज्मा होएगा और प्रोटीन का भी साथ में लीकेज होएगा। प्रोटीन लीकेज होएगा तो प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज होएगा और प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर का वर्क ये होता है कि वो रीएब्जॉर्ब करती है फ्लूइड को बैक इनटू द कैपिलरी, और अगर वो डिक्रीज हो गया तो रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा और इंटरस्टिशियम में फ्लूइड चली जाएगी और इडीमा कॉज हो जाएगा। सिस्टमेटिक इन्फेक्शन, पॉइजनिंग, एलर्जिक रिएक्शन और इरिटेंट ड्रग्स, ये सब में। सेकेंड इज डिक्रीज प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर जब डिक्रीज हो जाएगी तो जिससे क्या इडीमा कॉज होगी। वो कैसे होगी, व्हेन द टोटल प्लाज्मा प्रोटीन लेवल इज डिक्रीजेज बिलो द 5 ग्राम पर डेसीलीटर। जब टोटल प्लाज्मा प्रोटीन लेवल डिक्रीज होएगी तो प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज होएगी, बिकॉज ये जो प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर होती है वो डिपेंड होती है प्रोटीन पे। अगर प्रोटीन डिक्रीज हुआ तो जो प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर है ये डिक्रीज हो जाएगी। अगर प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर का वर्क क्या होता है, वो वर्क करती है कि ड्रॉ बैक करती है फ्लूइड को बैक इनटू द कैपिलरी, मतलब रीअब्जॉर्ब करने का काम करती है फ्लूइड को बैक इनटू द कैपिलरी में रीअब्जॉर्ब करने का वर्क करती है। बट अगर ये प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हुआ तो यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी फ्लूइड का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा तो यहाँ पे क्या इंटरस्टिशियम में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा और इडीमा कॉज हो जाएगी। तो ये इसके अगर प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हुआ, अगर टोटल प्लाज्मा प्रोटीन लेवल डिक्रीजेज बिलो द 5 ग्राम पर डेसीलीटर हुआ तो जिससे क्या हो जाएगा, प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। इट प्रोड्यूसेस इंक्रीज आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द कैपिलरी वॉल। तो इससे क्या होएगा कि जो इंक्रीज हो जाएगा आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ फ्लूइड का आउटवर्ड मूवमेंट इंक्रीज होने लगेगा, ज़्यादा फ्लूइड का आउटवर्ड मूवमेंट होने लगेगा क्योंकि वो रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी फ्लूइड को। डिक्रीज इन inward movement of fluid from the interstitial space causing the edema, because यहाँ पे outward movement ज़्यादा हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन ही कर ही नहीं पा रही है तो क्या डिक्रीज हो जाएगा इनवर्ड मूवमेंट ऑफ फ्लूइड, ज़्यादा फ्लूइड कैपिलरी में नहीं आ पाएगी फ्रॉम द इंटरस्टिशियम से, और इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या बहुत ज़्यादा फ्री फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा और इडीमा कॉज हो जाएगी। दैन इससे क्या आएगा, कॉजिंग द इडीमा। इट मोर कॉमनली इज ड्यू टू द डिक्रीज एल्ब्यूमिन बिलो द 2.5 ग्राम पर डेसीलीटर रिजल्ट इन इडीमा। तो जो एल्ब्यूमिन होता है ये प्लाज्मा प्रोटीन में प्रेजेंट होता है। अगर ओनली एल्ब्यूमिन बिलो द 2.5 ग्राम पर डेसीलीटर से इतना डिक्रीज हुआ बिलो द 2.5 ग्राम तो उससे भी क्या इडीमा कॉज हो सकती है। द एग्जाम्पल किस में हो सकता है, नेफ्राइटिक सिंड्रोम में एंड सिरोसिस ऑफ लीवर में। देन थर्ड वन इज इंक्रीज कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। अगर कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज हुआ तो इससे क्या इडीमा कॉज होएगी। वो कैसे होएगा, द कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर नॉर्मली लोअर एट वेन्युलर एंड देन द प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर। जो कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एट द वेन्युलर एंड, ये वेन्युलर एंड है और ये आर्टेरियल एंड, तो एट द वेन्युलर एंड ये कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कितना होता है, 12 mm ऑफ Hg होता है, जो कि कम होता है प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर से। But when it increases then the plasma osmotic pressure, there is a no reabsorption of fluid at venular end. Normally जो fluid reabsorption होता है since जो कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है इज़ लेस देन द प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर। बट अगर ये जो कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो इंक्रीज हो गया प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर से एट द वेन्युलर एंड तो यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, बिकॉज अगर कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज हुआ तो फ्लूइड का आउटवर्ड मूवमेंट होने लगेगा, क्योंकि जो कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होती है वो पुश करती है फ्लूइड को इनटू द इंटरस्टिशियम में, वो फ्लूइड का आउटवर्ड मूवमेंट कराती है, जिसकी वजह से क्या इडीमा कॉज होएगी। यहाँ पे सेल्स के जो इंटरस्टिशियल स्पेस है यहाँ पे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होएगा और इडीमा कॉज होएगी। एग्जाम्पल इन कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, सिरोसिस ऑफ लीवर एंड थ्रोम्बोसिस ऑफ वेन एक्सेट्रा। Then secondary factors. First, lymphatic obstruction. Normally the interstitial fluid in the tissue space is escaped by the lymphatics. जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है जो टिश्यू स्पेस में प्रेजेंट होता है वो escape हो जाता है बाय द वे ऑफ लिम्फेटिक। बट अगर ये लिम्फेटिक के वे में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, इसके आउटफ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन टू द आउटफ्लो ऑफ दिस चैनल कॉजेज द लोकलाइज्ड इडीमा नोन एज अ लिम्फेडिमा। अगर इनमें ऑब्स्ट्रक्शन आ गया इनके वे में तो वो क्या कर पाएंगी, वो फ्लूइड का एस्केप नहीं कर पाएगी और वहाँ पे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा और क्या लोकलाइज्ड इडीमा कॉज हो जाएगी।
द एग्जाम्पल रिमूवल ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड इन रेडियल मास्टेक्टोमी फॉर कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट कॉजिंग द लिम्फोडीमा ऑफ अफेक्टेड आर्म। अगर किसी पर्टिकुलर मतलब जैसे समझ लो राइट ब्रेस्ट की कार्सिनोमा है, राइट ब्रेस्ट में कार्सिनोमा हो गया है, तो वहाँ के एक्सिलरी को भी रिमूव कर दिया जाता है ताकि वो इन्फेक्शन आगे और जगह ना पहुँच पाए। तो अगर एक्सिलरी लिम्फ नोड रिमूव हो गए तो जिससे क्या होएगी, कॉजिंग द लिम्फोडीमा ऑफ अफेक्टेड आर्म, बिकॉज वहाँ का फ्लूइड एक्यूमुलेशन हुआ तो वहाँ पे क्या वहाँ पे लिम्फेटिक वे आउटफ्लो ही नहीं है, तो वो क्या एस्केप नहीं कर पाएगी फ्लूइड को, और यहाँ पे क्या एडिमा कॉज हो जाएगा ऑफ द अफेक्टेड आर्म में। इन्फ्लामेशन ऑफ द लिम्फेटिक एज सीन इन द फिलेरियासिस क्रोनिक लिम्फोडीमा ऑफ स्क्वाटम लेग। इन्फ्लामेशन हो जाती है लिम्फेटिक्स में, लिम्फेटिक किस में होती है, फिलेरियासिस में। फिलेरियासिस में ऐसा कॉज हो जाता है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लामेशन हो जाती है लिम्फेटिक्स की, और इससे क्या होएगा, क्रोनिक लिम्फोडीमा ऑफ स्क्रोटम एंड लेग कॉज होती है। Then second is tissue factor. Tissue tension are normally quite small and insignificant to counteract the effect of plasma osmotic pressure and capillary hydrostatic pressure, but in the other condition they produces edema in combination with other mechanism. जो tissue tension होता है वो normally वो बहुत small होता है, quite small होता है, insignificant, वो अकेले ही edema cause नहीं करवा सकता है, और उस जो counteract the effect, जो effect होता है plasma osmotic pressure and capillary hydrostatic pressure के, इसके इफेक्ट को वो उतना लेवल नहीं होता है, बट ये द अदर कंडीशन दे प्रोड्यूस इडिमा इन द कॉम्बिनेशन विद अदर मैकेनिज्म, बट वो प्रोड्यूस कर सकते हैं इडिमा इन द कॉम्बिनेशन विद अदर मैकेनिज्म के साथ वर्क करके इडिमा कॉज करा सकते हैं, बट वो अकेले ही इडिमा कॉज नहीं करा सकते टिश्यू फैक्टर। देन थर्ड इज सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। सोडियम एंड वाटर रिटेंशन किसी भी कॉज से हाइपोवोलेमिया कॉज हुआ, मतलब ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम कम हुआ तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। हाइपोवोलेमिया कॉज हुआ तो 3 फैक्टर कंपेंसेटरी मैकेनिज्म स्टार्ट होते हैं, एक्स्ट्रा रीनल हार्मोन, इंट्रिंसिक रीनल एंड एडीएच मैकेनिज्म स्टार्ट होता है। एडीएच इज एंटीडायरेटिक हार्मोन मैकेनिज्म स्टार्ट होता है। हाइपोवोलेमिया हुआ तो क्या होएगा, जो ब्लड वॉल्यूम है मीन्स वो डिक्रीज हो जाता है, तो हाइपोवोलेमिया कॉज होता है, इसकी वजह से क्या ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ, तो इससे क्या होएगा, रीनल इस्कीमिया होएगा, मतलब ब्लड वॉल्यूम कम हुआ, तो जब रीनल को ब्लड वॉल्यूम कम मिलेगा तो इससे क्या होएगा, वहाँ पे रीनल इस्कीमिया होगा। रीनल इस्कीमिया आएगा मीन्स ब्लड वॉल्यूम कम हुआ तो उसमें सोडियम जो है वो भी कम होएगा, सोडियम डिक्रीज इन सोडियम इन रीनल ट्यूब्यूल्स। अगर सोडियम कम होता है तो किडनी में ऐसे सेंसर होते हैं जो कि सेंस करते हैं, अगर सोडियम का लेवल कम होता है तो क्या होता है, रेनिन को क्या सीक्रेट करते हैं, और रेनिन क्या करवाता है, एंजियोटेंसिनोजन, और को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में। जो एंजियोटेंसिनोजन वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में प्लाज्मा में सर्कुलेट होते रहते हैं, तो जब रेनिन सीक्रेट होता है तो रेनिन इसको कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में, और एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट इनटू एंजियोटेंसिन 2 इन द प्रेजेंस ऑफ ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कि प्रेजेंट होता है लंग और किडनी में। देन ये एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, एंजियोटेंसिन 2 का वर्क होता है एल्डोस्टेरोन रिलीज, एल्डोस्टेरोन का रिलीज करवाता है और सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन करवा देता है, जिससे क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल हो जाती है। एंड सेकेंड इज बैरो रिसेप्टर, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, कैरोटिड साइनस एंड आयोटिक आर्च में। वैसोमीटर, जब भी सडनली हाइपोवोलेमिया हुआ, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाए तो बैरो रिसेप्टर होती है वो क्या करती है, वैसोमोटर सेंटर को इंफॉर्मेशन देगी, और वो क्या करता है, सिंपैथेटिक आउटफ्लो देगा रीनल को, और इसकी वजह से क्या होगी, रीनल इस्कीमिया कॉज होगी, और रीनल इस्कीमिया कॉज होगी तो वो क्या करेगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम करवाएगा। अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होएगा तो एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम भी कम हो जाएगा और सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन हो जाएगा। देन थर्ड इज इंक्रीज इन ADH, एंटीडायरेटिक हार्मोन। एंटीडायरेटिक हार्मोन का वर्क ही होता है कि वो रिटेंशन करवाते हैं सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन करवाते हैं। ये एंटी डायरेटिक मतलब ये क्या, जो यूरिन आउटपुट है उनको कम करवाते हैं, तो रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर को इंक्रीज करवा देता है और सोडियम एंड वाटर रिटेंशन हो जाता है। बट अगर हाइपोवोलेमिया हुआ, नॉर्मली अगर ये फंक्शन स्टार्ट होते हैं ये फॉर द शॉर्ट टाइम के लिए, ये अच्छा होता है कि नॉर्मली ये स्टार्ट हो गया, बेनिफिशियल होते हैं फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। दिन ये हाइपोवोलेमिया हुआ, देन ये स्टार्ट हुए तो इससे क्या होएगा, ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल हो जाएगा। बट इफ़ ये फॉर द परसिस्टेंस रहे या फॉर प्रोलॉन्ग टाइम ये जो एक्ट करते रहें, ये जो मैकेनिज्म है कंपेंसेटरी मैकेनिज्म, फॉर प्रोलॉन्ग टाइम ये वर्क करते रहें तो इससे क्या होएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा ब्लड प्रेशर में। ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होएगा तो कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज़ होगी, कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज़ होगी तो इडिमा कॉज होएगा। कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज़ होगी तो इंटरस्टिशियम में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होएगा और इडिमा कॉज हो जाएगा।
फॉर द शॉर्ट टाइम के लिए जो कंपनसेंट्री मैकेनिज्म है, इफ़ द हाइपोवोलेमिया कॉजेस देन ये कंपनसेंट्री मैकेनिज्म ये फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अच्छा और बेनिफिशियल होता है, ब्लड वॉल्यूम को नॉर्मल करता है। बट अगर ये ज़्यादा टाइम के लिए, प्रोलॉन्ग टाइम के लिए एक्ट करते रही तो इससे क्या होएगा, ब्लड वॉल्यूम जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज़ होएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हुआ तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज़ होएगा और एडिमा कॉज होएगी। दैट्स इट, ये था पैथोजेनेसिस ऑफ एडिमा।